खबर, नशा तस्कर के खिलाफ बिग एक्शन हुआ है। श्यामनगर में अवैध मकान पर बुलडोजर चलाया गया। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके यह मकान बनाया गया था और इस पर कार्रवाई की गई है। तस्कर रवि कुमार के मकान पर बुलडोजर चला है। एएसपी रघुवीर शर्मा और सीओ सिटी बी आदित्य ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, नशा तस्कर के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हैं। अशोक, कैसे ये पूरी कार्रवाई की गई? लगातार एक के बाद एक जो नशा तस्कर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हाँ, देखिए, पिछले कुछ समय से राजस्थान सरकार के निर्देशों के साथ साथ पुलिस हेडक्वार्टर पे जो निर्देश मिले हैं उसके बाद से श्रीगंगानगर पुलिस के द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त लोगों की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई की जा रही है। और पिछले एक महीने के दौरान ही तकरीबन 1 दर्जन कार्रवाई को अंजाम दिया जा चुका है। इसी कड़ी में आज श्रीगंगानगर पुलिस के द्वारा एक और अवैध मादक पदार्थों के तस्कर रवि बिश्नोई के द्वारा जो अवैध संपत्ति दर्ज की गई थी, एक सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके जो मकान बनाया गया था, उस मकान को जमींदोज कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि जिस श्रीगंगानगर जिले में जितने भी आपराधिक तत्व हैं, खासतौर से जो अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में इन्वॉल्व हैं और उनके द्वारा न केवल अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की गई है, बल्कि सरकारी भूमि पर भी जहां उन्होंने कहीं अवैध अतिक्रमण किया हुआ है उसको न केवल बुलडोज किया जाएगा, बल्कि जितने भी उनके खिलाफ मामले दर्ज हैं उन मामलों में जल्द से जल्द चालान पेश कर उन्हें कानूनी शिकंजे में कसा जाएगा। जी बिल्कुल अशोक, लगातार देखिए इस तरह की कार्रवाई हुई है, उसका असर भी देखने को क्या मिल रहा है? देखिए, इस तरह की कार्रवाइयों से निश्चित तौर पर जो आपराधिक तत्व होते हैं वो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, और जब आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे नेटवर्क पे कोई ना कोई लगाम कसता हुआ दिखाई देता है। हालांकि अभी भी इस पर बहुत ज्यादा कार्रवाई किए जाने की गुंजाइश बाकी है, क्योंकि खासतौर से श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में जो न केवल पंजाब से लगते हैं बल्कि पाकिस्तान से भी सटे हुए हैं। और ऐसे में बिल्कुल अशोक, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया। और जब बात करेंगे बीजेपी में हार की समीक्षा की, एक हार 1000 मुश्किलें लाती हैं। ऐसी ही मुश्किलों से प्रदेश बीजेपी आजकल जूझ रही है, लेकिन तमाम दावों के बावजूद पार्टी में अब तक हार के जिम्मेदारों की तलाश शुरू नहीं हुई है। रिपोर्ट देखिए। एनडीए ने बेहतर परफॉर्मेंस नहीं किया, इसके कई कारण आरएसएस की ओर से गिनाए जा रहे हैं। संघ की ओर से सीधे तौर पर जो है एनडीए के घटक दल भारतीय जनता पार्टी को इसको लेकर के निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन अब राजस्थान के अंदर हार की जिम्मेदारी किसके सर जाएगी, इसका फैसला होना अभी बाकी है। 4 जून के नतीजों में राजस्थान में जो बड़ा सियासी बदलाव हुआ है, उसके बाद बीजेपी की राजस्थान इकाई में बदलाव की चर्चा जोर पकड़ रही है। पिछले 2 चुनावों में प्रदेश की सभी 25 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस चुनाव में सिर्फ 14 सीटें जीत सकी। कांग्रेस ने 8 सीटें जीती, जबकि उसकी सहयोगी पार्टियों को 3 सीटें मिली। चुनावी तस्वीर साफ होने के 10 दिन बाद अब हार की जिम्मेदारी पर नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। कई बार हर निर्णय, हर काम, हर फैसले अपने अनुकूल नहीं होते, लेकिन जो हुआ है उनका आकलन होगा, समीक्षा होगी। क्या कौन मान रहा है हार की जिम्मेदारी, कौन ले रहा है वैसे? ये समीक्षा के बाद ध्यान में आएगा। हार वाली सीटों को लेकर बीजेपी आकलन कब करेगी, इसकी तारीख का ऐलान फिलहाल नहीं किया गया है। लेकिन राजस्थान बीजेपी सरकार के मंत्री छाबर सिंह समेत कई नेता कह रहे हैं कि टिकट वितरण की कमी से हार हुई है। वहीं राजस्थान में सीटें हारने को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर चुके मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को लेकर भी बीजेपी सक्रिय हुई है। खबर है कि आचार संहिता खत्म होने के बाद भी उन्होंने सरकारी गाड़ी वापस नहीं ली है। मीणा इस समय अपनी निजी गाड़ी में ही घूमते नजर आ रहे। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का कहना है कि किरोड़ी लाल मीणा काफी वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें बैठकर समझाएंगे। आप क्यों उनके पीछे पड़े हो? फिर भी मंत्री है, जिम्मेदार है, तो उस बात को स्वीकार करें। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। किरोड़ी लाल जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, बैठ के बातचीत करेंगे उस विषय में। प्रदेश में सत्ता और संगठन के लिहाज से ये साल काफी महत्वपूर्ण है। जुलाई में विधानसभा चलेगी और उसके बाद अक्टूबर-नवंबर में सरकार और संगठन की पहली अग्नि परीक्षा होगी। 5 विधानसभा सीटों पर अक्टूबर या नवंबर में उपचुनाव होने हैं।
राजस्थान सरकार के कई मंत्री इस बात को दोहरा चुके हैं कि टिकट वितरण में खामियां रही, जनप्रतिनिधियों से राय नहीं ली गई, जिसके चलते राजस्थान में हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा। अब हार की जिम्मेदारी आखिरकार किसके सर रखी जाएगी, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और चलिए अब बात करेंगे बाबा की। जी हां, लोकसभा चुनाव के परिणाम जारी हुए 10 दिन बीत चुके हैं। वहीं राजस्थान में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे वाले बयान को लेकर के सियासत हो रही है। ये मुद्दा अब राजनीति में सबसे ज्यादा चल रहा है। रिपोर्ट देखिए। लेकिन सुन लो, अगर कन्हैयालाल हारा तो डॉक्टर किरोड़ीलाल नादरी ने क्या कह रहा है, उसी दिन मंत्री पद छोड़ दूंगा। मेरी शहीदी फिर हो जाए, मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूं। लोकसभा चुनाव के परिणाम को जारी हुए 10 दिन हो चुके हैं। वहीं राजस्थान में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे वाले बयान को लेकर सियासत जारी है। ये मुद्दा अब राजनीति में सबसे अधिक चल रहा है। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने सरकारी गाड़ी का उपयोग करना बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, किरोड़ीलाल मीणा अब सचिवालय में ऑफिस भी नहीं जा रहे हैं और विभाग की फाइल भी नहीं देख रहे हैं। ऐसे में राजस्थान के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने मंत्री को मिलने वाली सरकारी सुविधा छोड़ दी है, जिससे राजस्थान में सियासत पूरी तरह गर्म है। क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा ने कहा था कि बीजेपी प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा की हार हुई तो मंत्री पद छोड़ दूंगा। अगर कन्हैयालाल हारा तो डॉक्टर किरोड़ीलाल नादरी ने क्या कह रहा है, उसी दिन मंत्री पद छोड़ दूंगा। मेरे को पता नहीं है, मैं तो मेरे पास ही सेवा करता हूं। इतना ही नहीं, किरोड़ीलाल मीणा ने वो 7 सीटें भी गिनाई थी जहां बीजेपी की हार होने पर इस्तीफा देने की बात भी कही थी। अलवर, भरतपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, टोंक सवाई माधोपुर, धौलपुर करौली, झालावाड़, कोटा बूंदी। जब 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम आ रहा था और दौसा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा की हार हुई, तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने एक्स हैंडल पर लिखा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसके बाद ये कयास तेज हो गए थे कि किरोड़ीलाल मीणा मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन जब इस्तीफा नहीं दिया तो कांग्रेस ने किरोड़ीलाल को आड़े हाथ लिया और ट्वीट को 13 जून को राजस्थान पीसीसी की आईडी से रीट्वीट कर लिखा कि बाबा ने कहा, रघुकुल रीत है मानी, टूटे वचन पर कुर्सी बचाने की ठानी। मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा जब डॉक्टर किरोड़ीलाल जी जैसे क्रांतिकारी नेता ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो रघुकुल की रीत तो वो मानने वाले हैं, व्यक्ति है, और उन्होंने कहा था कि यदि मैं ये 7 सीटें हार जाऊंगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं तो चाहता हूं कि उनके जैसे मजबूत लोग सरकार में रहे, लेकिन सरकार में उनका सम्मान भी हो। ऐसे में एक और जहां किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे वाले बयान को लेकर राजस्थान पीसीसी हमलावर है, तो वहीं खुद किरोड़ीलाल मीणा जब से चुनाव परिणाम आए हैं तब से मीडिया के सामने भी नहीं आ रहे हैं और न ही अपने कार्यालय जा रहे हैं। वहीं किरोड़ीलाल मीणा को लेकर बीजेपी भी सक्रिय हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का कहना है कि किरोड़ीलाल मीणा काफी वरिष्ठ नेता है, उन्हें बैठाकर समझाएंगे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। किरोड़ीलाल जी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, बैठ के बातचीत करेंगे उस विषय में। फिलहाल किरोड़ीलाल मीणा इस्तीफा देंगे या नहीं, ये तो आने वाले समय में साफ हो जाएगा। लेकिन नतीजों के बाद से सचिवालय और कृषि भवन के दफ्तर नहीं जाने और सरकारी गाड़ी भी छोड़ना, ये संकेत काफी कुछ इशारा कर रहे हैं। दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं बीजेपी मुख्यालय में जनसुनवाई का दौर आज दूसरे दिन भी जारी रहा। भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों ने आम जनता की समस्याओं को सुना। दूसरे दिन भी तबादले और अवैध निर्माण से जुड़ी समस्याएं बड़ी तादाद में यहां पर देखने को मिली। तो वहीं जनसुनवाई में आई समस्याओं के लिए
टाइमलाइन भी तय की गई है। जनसुनवाई के बाद प्रदेश महामंत्री विनोद गोठवाल ने कहा कि हर समस्या को रिकॉर्ड में लिया गया है। 15 से 30 दिनों में हर समस्या का निदान करना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री स्तर पर विशेषाधिकारी नियुक्त किया जा रहा है। वहीं जनसुनवाई में आगामी दिनों में मंत्री भी शामिल होंगे। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडन ने कहा कि भाजपा ने मंत्रियों की जनसुनवाई का प्रस्ताव सीएम को भेजा है। आगामी दिनों में मंत्री भाजपा मुख्यालय में जनता के साथ सुनवाई करेंगे। और निश्चित तौर पर हमने सोचा है कि 15 दिन से 1 महीने के अंदर अंदर सभी इन परिवादों पर कार्रवाई होगी। इन सभी का निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। देखिए, जनसुनवाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर शुरू हुई है। ये अच्छी शुरुआत है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रदेश भर से कार्यालय पर आता है, क्योंकि ये हमारा पवित्र मंदिर है। यहाँ आकर के अपनी बात पदाधिकारियों के पास रखता है और वो सरकार के पास पहुंचाते हैं तो तुरंत। तो चलिए अब बात करेंगे 2000 करोड़ के घोटालेबाज की। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से ईडी एक्टिव हो गई है। ईडी ने जल जीवन मिशन घोटाले में आरोपी ठेकेदार पद्मचंद जैन को गिरफ्तार किया। वहीं ये बताया जा रहा है कि उसे पूछताछ के बाद कई और रसूखदारों की गिरफ्तारी हो सकती है। रिपोर्ट देखिए। बेटे के बाद बाप की बारी, पद्मचंद जैन की गिरफ्तारी। जेजेएम में 2000 करोड़ का भ्रष्टाचार, ईडी ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। लड़खड़ाकर चलते बापर्दा शख्स पर तरस खाने की जरूरत नहीं। इस पर 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। जी हां, आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा यह शख्स जल जीवन मिशन जेजेएम घोटाले का मुख्य आरोपी ठेकेदार पद्मचंद जैन है। आरोप है कि पद्मचंद जैन टेंडर हासिल करने के बाद हरियाणा में जलदाय विभाग के अफसरों से चोरी का माल औने पौने दाम पर खरीदता और उसे राजस्थान के प्रोजेक्ट में खपा देता था। यही नहीं, टेंडर और उसके बिल पास कराने के लिए पद्मचंद जैन पीएचडी के अधिकारियों को जयपुर बुलाकर उनसे फाइलों को साइन कराता और फिर कमीशन देकर चलता कर देता। कई आरोपियों की गिरफ्तारी के बावजूद पद्मचंद जैन कानून के लिए पहेली बना हुआ था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के प्रयास लगातार चल रहे थे। गुरुवार रात पद्मचंद जैन दबोच लिया गया। वैसे उसके वकील का कहना है कि पद्मचंद जैन की गिरफ्तारी पहले हो चुकी थी, लेकिन इसे गुरुवार रात को शो किया गया। गिरफ्तारी कल रात की शो करी है। जो हमारा कहना है कि गिरफ्तारी ऑलरेडी हो चुकी थी और ये कल जानबूझ के लेट शो करी है, लेट आवर्स। पद्मचंद जैन के वकील ने अदालत में अपने मुवक्किल की गिरफ्तारी को अवैध बताया, लेकिन कोर्ट ने आरोपी को 5 दिन की रिमांड पर ईडी को सौंप दिया। आज इनके रिमांड का विरोध किया था कि इलीगल अरेस्ट है ये कहते हुए, पर कोर्ट ने उस चीज को डिस्कार्ड किया। कोर्ट ने 5 दिन का रिमांड दिया। इससे पहले ईडी ने पद्मचंद जैन के बेटे पीयूष जैन को गिरफ्तार किया था, जो अभी जेल में है। पिछले दिनों हाईकोर्ट में आरोपी पीयूष ने जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। बेटे की याचिका हाईकोर्ट में डिसमिस हो चुकी है। उसके बाद आगे जो भी स्टेप होगा वो लिखा जाएगा, जो भी कानूनी स्टेप होगा। अब ईडी मुख्य आरोपी से पूछताछ कर रही है। उससे पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। इसके बाद ईडी और लोगों को गिरफ्तार भी कर सकती है। गौरतलब है कि फर्जीवाड़े में कई बिचौलियों और प्रॉपर्टी डीलरों ने अफसरों की मदद की थी। ईडी अब तक पूरे मामले में 70 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। ईडी ने 2 ठेकेदारों समेत आधा दर्जन इंजीनियर्स को गिरफ्तार किया था, जो अभी जमानत पर है। अब इस घोटाले को जान लीजिए। ग्रामीण पेयजल योजना के तहत सभी गांवों में पानी उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को 50-50% खर्च करना था। इस योजना के तहत डीआई आयरन पाइपलाइन डाली जानी थी। इसकी जगह पर एचडीपीई पाइपलाइन डाल दी गई थी। पुराने और चोरी के पाइप उत्तर प्रदेश और हरियाणा से खरीद कर बिछा दिए गए। खास बात यह है कि कई जगहों पर पुरानी पाइपलाइन को नया बताकर विभाग से पैसा ले लिया गया। वर्तमान मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने यह मामला कांग्रेस सरकार के समय उठाया था।
मीणा ने कहा था कि ठेकेदार पद्मचंद जैन ने फर्जी कंपनी का प्रमाण पत्र लगाकर ठेका ले लिया। उन्होंने आरोप लगाया था कि अधिकारियों को इस बारे में जानकारी थी, बावजूद इसके उन्हें ठेका दिया गया क्योंकि उसकी मंत्री महेश जोशी से निकटता थी, जिसके बाद ईडी ने जांच शुरू की थी। जल जीवन मिशन घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अब ठेकेदार पदम जैन को गिरफ्तार किया है। ठेकेदार पदम जैन श्री श्याम और गणपति ट्यूबवेल कंपनी का मालिक है, जिसने इरकॉन के फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर 1200 करोड़ से ज्यादा के टेंडर हासिल किए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारियों और सरकार की मिली भगत के कारण जो पदमचंद जैन को ठेके दिए गए थे, उन ठेकों में जिस तरीके से चोरी का सामान लगाया गया और फर्जी एमबी रिपोर्ट्स तैयार की गई, फर्जी बिल बना करके सरकारी खजाने से बहुत बड़े पैमाने पर भुगतान उठाया गया। अब ईडी ने पदम जैन को 18 जून तक रिमांड पर ले लिया है और अब रिमांड पर लेने के बाद वो अधिकारी और वो नेता जो अब तक पदम जैन को इस भ्रष्टाचार में संरक्षण देते रहे, उनसे अब गहनता से या उनके बारे में अब ईडी